Hello guys, welcome back to our YouTube channel Ritz Pharmacy. So लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके बीच में हमने देखा था कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़. मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का टाइप देखा हमने कॉलाइडल डिस्पर्जन के बारे में भी देखा, कोर्स डिस्पर्जन के बारे में भी देखा. अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यूट्यूब पर जाएं, विजिट करें ताकि आप लिंक बना पाएँ कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं. ओके, सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या क्या होते हैं, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, सेपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है, टिंडाल इफेक्ट शो करता है कि नहीं है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम देख चुके हैं. ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे साइज से. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. सो अगर हम बात करें साइज के बारे में, ठीक है, कोलाइडल डिस्पर्जन में सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर देखेंगे उसके साइज और शेप के बारे में, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और देन उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. उसके बाद में हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा. डेफिनेशंस की अगर बात करें, सबसे पहले कोलाइडल सिस्टम क्या होता है. दीज आर द डिस्पर्जन इन विच द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, ये जीपैट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना. हमने ये देखा कि डिस्पर्जन सिस्टम क्या होते हैं. हमने बताया था आपको कि जैसे डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें कि ऐसा कोई कोलाइडल सिस्टम या फिर ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमने एक एग्जांपल NaCl के लिए था. अगर कोई डिस्पर्स्ड फेज है जो आप उसकी और वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल साइज की रेंज क्या होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. ठीक है, हमने ये बात की. अब द पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स इन द कोलाइडल डिस्पर्शन इज सस्पेंडेड प्रॉपरली इनटू द डिस्पर्शन मीडियम एंड इट डू नॉट गेट सेटल डाउन. सबसे पहली बात, कोलाइडल डिस्पर्शन की बात की हमने, बोल तो दिया कि पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, लेकिन अगर कोलाइडल सिस्टम बनाने के लिए उसका डिस्पर्स होना ज़रूरी है. डिस्पर्स मतलब कि जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके अंदर उसका फैला हुआ होना ज़रूरी है. ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने डिस्पर्शन मीडियम तो लिया और डिस्पर्स फेज भी डाला उसके अंदर, लेकिन वो डिस्पर्स फीड एंड में आके सेटल डाउन हो गया. ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा अगर हो गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन. ठीक है, अब बात करते हैं उसके साइज और शेप के बारे में. तो जो स्टेबिलिटी होती है कोलाइडल डिस्पर्स की, वो उसका साइज़ जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. क्योंकि साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है. ठीक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक का कहने का क्या मतलब है कि साइज़ की बात कर रहे हैं. साइज़ मतलब कि एक इतना बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है, इतना बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है, इतना सा भी होता है, इतना सा भी पार्टिकल हो सकता है. लेकिन फ़र्क क्या है, पार्टिकल का साइज़ कुछ भी हो, लेकिन पार्टिकल की जो रेंज होगी वो ये होनी चाहिए कि 1 नैनोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बीच की उसकी रेंज होनी चाहिए. ठीक है, अब पार्टिकल्स के साइज़ के बारे में अगर बात करें तो पार्टिकल का साइज़ राउंड भी हो सकता है, एसिक्यूलर भी हो सकता है, रॉड शेप भी हो सकता है और कॉन शेप भी हो सकता है. ठीक है ना, ये कॉन शेप है, शेप नहीं है, वो कॉन है. कॉन शेप भी हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन शेप हो सकता है. हमने उसके साइज़ के बारे में बात करी और हमने ये भी बोला कि वो स्टेबल होना चाहिए. और उसके अंदर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी जो है ना साइज़ की, राउंड पार्टिकल्स की, वो ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का क्या बोला कि ये जो होते हैं ना, दीज आर क्लासिफाइड. हमने बोला कि ये जो है ये क्लासिफाई करे गए हैं आपके किस में, 3 पार्ट में. मतलब कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे बोला हमने, लिपोफिलिक भी हो सकता है, उसके बाद में लायोफिलिक भी हो सकता है और एम्पीफिलिक भी हो सकता है. लायोफिलिक का और लिपोफिलिक, जो लायोफोबिक और लायोफिलिक है. ठीक है, अच्छा एक शब्द बताना कि लायोफिलिक और लिपोफिलिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, आपके कंसेप्ट चेक करते हैं.
आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लायोफिलिक और लिपोफिलिक के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि लायोफिलिक क्या होता है। ठीक है, सो लायोफिलिक की अगर बात करें तो लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग। मतलब कि ऐसे जो सॉल्वेंट लविंग होते हैं उनको बोलते हैं लायोफिलिक। सो these type of colloids are solvent loving and get easily dispersed into the given solvent। उनको देखो, उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि अपने को सॉल्वेंट होना मांगता, मतलब कि सॉल्वेंट होना चाहिए अपना, सॉल्वेंट, उनको बस सॉल्वेंट चाहिए। ठीक, कोई भी सॉल्वेंट हो, वो सॉल्वेंट लविंग है, वो सॉल्वेंट में जाके डिस्पर्स हो जाएंगे तो वो हो गए लायोफिलिक। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूँ लिपोफिलिक, तो लिपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड लविंग। ठीक है, सो लिपिड का मतलब होता है लिपिड, मतलब जो लिपोफिलिक होता है उसका मतलब होता है लिपिड लविंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लायोफिलिक, तो लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि लायोफोबिक क्या होता है, सो लायोफोबिक का मतलब होता है सॉल्वेंट हेटिंग। ठीक, सो these type of colloids are solvent loving and get easily dispersed into the given solvent। जिसका मतलब ये है कि which means these type of colloidal dispersion can easily mix with the solvent। मतलब सिंपल सी बात ये है कि उनको सिर्फ सॉल्वेंट से मतलब है कि सॉल्वेंट कैसा है, कोई सा भी सॉल्वेंट होगा उसके अंदर वो आके ईजिली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यही हमने बोला है। और जो होगा एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बनाएंगे। ऐसा आपने कभी क्या ऐसा डिस्पर्जन के बारे में सुना है कि क्या इसको डिस्पर्जन बोलेंगे कि नहीं बताना। जैसे हमने मान लीजिए 10 पार्टिकल इसमें डाले तो ऐसे करके तो डिस्पर्स हो गए, लेकिन मान लीजिए 4 पार्टिकल इस कॉर्नर में हैं, 2 पार्टिकल्स यहाँ हैं, ठीक है ना, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस तरह इस सिस्टम को कोलाइडल डिस्पर्जन सिस्टम बोलेंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ 4 एग्रीगेट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 का एग्रीगेशन हो गया, सो इनको हम कोलाइडल सिस्टम नहीं बोलेंगे। कोलाइडल सिस्टम बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो बात की बात है, लेकिन उनको डिस्पर्जन सिस्टम ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो जो लायोफिलिक कॉलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक, और जो हाइड्रो लायोफिलिक कॉलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और लिपोफिलिक भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट टाइप्स। ठीक है, सो लायोफिलिक कॉलाइड्स जो होते हैं, लायोफिलिक कॉलाइड्स को हम प्रोटेक्टिव कॉलाइड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कॉलाइड्स। क्योंकि लायोफिलिक जो कॉलाइड्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं लायोफोबिक कॉलाइड्स को। क्यों? ऐसा क्यों? मान लीजिए जो लायोफिलिक कॉलाइड्स हैं, हमने मान लीजिए लायोफिलिक कॉलाइड्स लिए है, एक कंडीशन ली जिसमें क्या है, ये लायोफोबिक है। ठीक है, ये मटेरियल लायोफोबिक है। अब हमने क्या किया, हमने लायोफिलिक लिया, लायोफिलिक किसके चारों तरफ से कोटिंग कर दी इस तरह से, और कोटिंग करने के बाद में इस मॉलिक्यूल को अंदर कर दिया। सो ये लायोफिलिक होने की वजह से ये तो सराउंडिंग में मिक्स हो जाएगा, और इसके अंदर ये वाला पार्टिकल तो ये भी इजीली मिक्स हो जाएगा। मतलब कि अंदर वाले पार्टिकल को लायोफिलिक जो कॉलाइड्स हैं वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं बाहर के इन्वायरमेंट से, इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोटेक्टिव कॉलाइड्स। और ये जीपेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है कि विच टाइप ऑफ कॉलाइड्स आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कॉलाइड्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लायोफोबिक की, कि लायोफोबिक क्या होता है। In this type of dispersion, the dispersed phase is not properly mixed। शब्द क्या आ रहा है? Not properly mixed with the solvent and hence the particle gets settled down into the dispersion medium। But with the help of lyophilic colloids, it can be dispersed into the solvent। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि लायोफोबिक है। अब लायोफोबिक जब आप क्या, अब देखो जैसे ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इस कंडीशन में क्या था कि एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम के अंदर हमने क्या करा, लायोफोबिक डाल दिया, तो लायोफोबिक क्या करेगा, वाटर से बचने के लिए एकदम सेटल डाउन हो जाएगा यहाँ वो, लेकिन वो डिस्पर्जन फेज नहीं बनाएगा। अब क्या करना है हमको, उसका डिस्पर्जन फेज बनाना है। तो क्या करें, इसके चारों तरफ लायोफिलिक कॉलोइड्स की अगर हम पार्टिकल कर दें, मतलब उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन अगर बना दें, तो वो क्या करेगा, उसकी सॉल्वेंसी को इंक्रीज कर देगा। उसकी जो मतलब जो सॉल्वेंट है, मतलब उसकी जो टेंडेंसी है, सॉल्यूशन है उसका जो, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो उसको इंक्रीज कर देगा। सो इसी को हम, क्या आपको नहीं लगता कि इसको हम एक और शब्द नाम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं को सॉल्वेंसी? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो मैकेनिज्म हुई कि एक
कोलाइड को या फिर एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल की हेल्प से उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना, क्या इसको को-सॉल्वेंसी बोलते हैं? ठीक, हाँ या ना में जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या था? एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला गोल्ड इन वाटर, मतलब कि जो गोल्ड है, गोल्ड को वाटर के साथ अगर आप करते हो तो लायोफोबिक का एग्जाम्पल हो जाता है। द प्रोटेक्टिव colloids protect the lyophobic colloids and help in dispersion of the lyophobic colloids। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके चारों तरफ अगर हम इसकी पार्टिकल का मतलब राउंड राउंड कर देंगे या लेयरिंग अगर कर देंगे इसकी, तो वो इजीली सॉल्वेंट कर देगा, सॉल्युबिलिटी को तो इजीली इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये तो हो गए दो प्रकार के। हमने कौन कौन से पढ़े? लायोफोबिक पढ़ लिया और लायोफिलिक भी पढ़ लिया, लायोफिलिक। ठीक, अब हम बात करेंगे एम्फीफिलिक। अब देखो, एम्फी शब्द को अगर मैं तोड़ूं तो एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल। एम्फी का क्या मतलब होता है? ड्यूअल, मतलब कि वो दोनों ही है, उसके अंदर लायोफिलिक भी होगा, लायोफोबिक भी होगा। वो कैसे हो सकता है? अब देखो, ये जो आप देख रहे हो ये इसका हेड है, इसकी टेल है। ये जो टेल है ना, ये है आपकी लायोफोबिक, ठीक है, और ये जो हेड है वो है लायोफिलिक। अब जब इस शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक, तो आप मेरे को एक बात बताना, अब जैसे ये है, ये लायोफिलिक है, ये लायोफोबिक है, ये लायोफिलिक है। अगर इसकी माइसेल फॉर्मेशन में करवाता हूँ, माइसेल अगर जैसे ये खुद को प्रोटेक्ट करे तो बताना किस तरह से करेगा। और बाहर जो है वो वाटर है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट है, ठीक है, एक सॉल्वेंट है। अब मेरे को बताना है कि ये किस तरह से खुद को अगर ये इस तरह के सॉल्वेंट्स अगर हम इसमें यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो किस तरह की कंडीशन होगी आप बताना। पहली कंडीशन, जो लायोफोबिक हेड होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, और जो लायोफिलिक हेड होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, लायोफोबिक टेल अंदर की तरफ होगी। ठीक, पहली कंडीशन। या फिर दूसरी कंडीशन ये कि लायोफिलिक जो है हेड वो अंदर की तरफ होंगे और लायोफोबिक टेल जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। क्या लगता है, ए या बी, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए अगर ये सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एम्फीफिलिक की बात करें तो ये लायोफिलिक इसका हेड है और ये लायोफोबिक टेल है। एम्फीफिलिक कॉलॉइड्स जो होते हैं इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये लायोफिलिक भी होते हैं, लायोफोबिक भी होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसका एक पार्ट जो होता है मॉलिक्यूल का वो डिस्पर्स्ड हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, और जो दूसरा पार्ट होता है मॉलिक्यूल का वो डिस्पर्स नहीं होता है सॉल्वेंट के अंदर। इसीलिए इसीलिए इस तरह के जो कॉलॉइड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, किसमें? मिक्सचर ऑफ लायोफोबिक और लायोफिलिक कॉलॉइड्स के अंदर। अगर आप लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलॉइड्स अगर आप बना रहे हो तो ऐसे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं इनके केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया, किस किस के बारे में हमने ख़त्म कर दिया। देखिए कि साइज और शेप के बारे में हमने बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया कॉलॉइड्स का, और उनकी कॉम्परेटिव अकाउंट जो थे, मतलब उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो बता दी। अब हम बात करेंगे इनकी कॉलॉइड्स की। ठीक है, अब कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, कॉलॉइड की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो बेसिकली 3 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। 3 प्रकार की कैसे होती है? ज़्यादा भी तो हो सकती है। क्यों 3 ही प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे 3 ही लिखी हैं, ऑप्टिकल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल, है ना, इसीलिए हम सिर्फ अभी 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो कॉलॉइड्स प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सो जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली 3 ही प्रकार की होती है। पहला होता है ऑप्टिकल, दूसरा होता है काइनेटिक और तीसरी जो होती है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल का क्या मतलब है, ऑप्टिकल का मैं एक आपको एक रेफरेंस आइडिया देता हूँ, एक ना बताता हूँ, जरा सोचना कि ऑप्टिकल शब्द जो है क्या वो ऑप्टिक्स से रिलेटिंग नहीं है? एक शब्द हम ऑप्टिक्स वर्ड को भी तो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ऑप्टिक्स वर्ड से मिलता जुलता है, राइट? सो ऑप्टिक्स वर्ड जो है, आपने क्या ऑप्टिक्स वर्ड चश्मे की दुकान के बाहर लिखा हुआ देखा है? क्योंकि आजकल लोग जो होते हैं ना ऑप्टिक्स वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो चश्मे की दुकानें होती हैं उनके बाहर लिखा रहता है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक का क्या मतलब है? ऑप्टिक का मतलब है लाइट। ठीक है, सो लाइट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होगी कॉलॉइड्स की वो हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल के अंदर।
काइनेटिक का क्या मतलब होता है? काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट की बात करें, वो मूवमेंट कैसा हो सकता है? जिगजैग मूवमेंट हो, सीधा मूवमेंट हो, सर्कल टाइप का, या किसी भी तरह का मूवमेंट हो, वो बस मूव करना चाहिए पार्टिकल। तो वो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम पढ़ें कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम बात करें, सो इसके अंदर क्या क्या होती है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दिया मैंने, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, यहाँ पे ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये 5 प्रॉपर्टी काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आती है। और उसके बाद बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल। सो इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहली होगी इलेक्ट्रोफोरोसिस और दूसरी आएगी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। एक रिवर्स ऑस्मोसिस शब्द भी आता है, वो जब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। सो जो कोलाइड्स होते हैं, द कोलाइड्स आर हैविंग स्पेसिफिक साइज ऑफ पार्टिकल्स विच आर नीदर टू स्मॉल नॉर टू बिग, सो दे possess सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। हमने बोला साइज रेंज देखा कि जो कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं उनका जो साइज रेंज होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, राइट। 100 माइक्रोमीटर के ऊपर चले जाओगे तो क्या किस तरह की इमिशंस हो जाएंगे, या फिर किस तरह की प्रॉपर्टी हो जाएगी? माइक्रो में भी, माइक्रो में हो जाएगी ना? नहीं, नैनो की जब हमने बात करी कि माइक्रोमीटर से नैनोमीटर के बीच में कोलाइडल पार्टिकल्स ही हैं, सो उसके ऊपर जाओगे तो आपको किस तरह के कोलाइड्स मिलेंगे? हमने शुरू शुरू में पढ़ा था, आप बताइएगा कि कौन सा सिस्टम होता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें। सो लेट्स बिगिन। ऐसी प्रॉपर्टी मतलब कि दीज प्रॉपर्टी कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और बाई नेकेड आइज। हमने बोला ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। इसके अंदर तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है टिंडाल इफेक्ट, और ये जो टिंडाल इफेक्ट वर्ड है ये जीपेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो जब भी कोई एक रे पास करती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पास फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन, देन बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स the light gets scattered into the different direction. This effect is called Faraday-Tyndall effect. आपको समझ में आया कि Faraday-Tyndall effect क्या होता है? आया? आई होप आया गया होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, सो ये है लेज़र लाइट, आप जानते हैं, ठीक है, ये लेज़र है। इसको अगर हम ऐसे इस तरह से डायरेक्ट करें तो क्या इसमें स्कैटरिंग हो रही है? जैसे ये हाथ है, क्या स्कैटरिंग हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। आप देख पा रहे हो कि जैसी रे थी वैसी की वैसी रे ये है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई कोलाइडल सिस्टम नहीं है। सपोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताता हूँ। सपोज दिस इज़ अ वाटर बॉटल, ठीक है, ये वाटर यहाँ तक ही भरा हुआ अभी। अब जैसे कि आप देखें इधर, मैं इस पर सब रेस पास, जब इसमें से मैं रे पास कर रहा हूँ, सो क्या आप देख पा रहे हैं डिस्पर्जन किस तरह से हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अब देखो, ये देखो, समझ में आया कि स्कैटरिंग लाइट की किस तरह से हुई? आप आई होप आप देख पा रहे होंगे। इस रीजन में ज़रा देखिएगा, समझ में आया कि जो लाइट है वो किस तरह से डिस्पर्स हो रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। और दिस इज, और इसको हम फैराडे टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है कि जब भी कोई लाइट, मतलब कि जब आप लाइट को पास करते हो, मतलब सिंपल सा इतना मतलब है कि जब भी आप रे, किसी भी रे, मतलब कि जब भी आप किसी भी रे को पास करते हो किसी भी स्पेसिफिक कोलाइडल सॉल्यूशन से, सो स्पेसिफिक साइज, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका साइज हमें पता है, साइज रेंज कितनी होती है, तो उसकी स्पेसिफिक साइज और मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स होंगे ना, पार्टिकल्स की जो लाइट होगी ना, वो स्कैटर्ड हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, और इस इफेक्ट को बोलते हैं फैराडे टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं कि कुछ शब्द हैं, जैसे कि आपको मैं थोड़ा, हाँ चलो पहले ये खत्म कर लेते फिर आपको बताता हूँ। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओनली अकर्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड नॉट इन मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन और अ कोर्स डिस्पर्शन। अब जरा अंदाजा लगाइए कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन और कोर्स डिस्पर्शन में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल,
हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे बीच में यहाँ पे समझ के रखिए कि मॉलिक्यूलर हमने डिस्पर्शन रखा, तो आप जब रे इस तरह से जब आप रे करोगे उसके ऊपर, तो रे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी स्कैटरिंग वो पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है, उसके अंदर इतना छोटा है कि वो पार्टिकल्स की साइज जो है, वो पार्टिकल जो है ना स्कैटर ही नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं बोल दूं कोर्स डिस्पर्शन, इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दूं, पार्टिकल के साइज इतना बड़ा कर दूं कि वो पार्टिकल जो उसको ब्लॉक ही कर दिया, लो ब्लॉक हो गया। अब क्या वो पास कर पा रही है स्लाइड को? क्या वो पास कर पा रही है उसको? नहीं, ठीक है ना। जब वो पास ही नहीं कर पा रही तो क्या करेगी? क्यों? क्योंकि लाइट ने उसको ब्लॉक कर दिया। नैनो इमल्शन जो थे, जो आपके माइक्रो मॉलिक्यूलर इमल्शंस थे, वो क्या थे? मॉलिक्यूलर लेवल पे थे ना। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन जो थे, ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन वो मॉलिक्यूलर लेवल पे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो पार्ट जो है वो ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे और वो ईजिली पास हो जा रही थी। अब बात करते हैं इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने कवर कर लिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, द कॉलाइडल पार्टिकल, कोई भी कॉलाइडल पार्टिकल किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, द कॉलाइडल पार्टिकल इन एनी सॉल्यूशन कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से उसको देखा जा सकता है। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। सो इट रिक्वायर्ड अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू नो द पार्टिकल साइज। हमें पार्टिकल के साइज को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज, पार्टिकल का शेप, पार्टिकल की रेंज क्या है, क्या वो आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से आप उस चीज़ को पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है, उससे आप कॉलाइडल पार्टिकल्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि कॉलाइडल पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं कि नहीं है। सैम जो होता है, सैम जो होता है, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स का शेप क्या है, पार्टिकल्स का साइज क्या है, ठीक है। टैम जो होती है, टैम मतलब कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टैम की मदद से आप ना सिर्फ पार्टिकल का साइज, शेप, कॉलाइड पार्टिकल प्रेजेंट है नहीं है, इससे भी अंदर जा सकते हो कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि क्रायोटैम, क्रायोटैम जो है वो एक बिगर वर्जन होता है टैम का, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि सारी की सारी डिटेल, सारी की सारी डिटेल आप उसके अंदर पता लगा सकते हो कि वो अंदर है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी छोटी छोटी हेल्प से ही हम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं आपको। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस, बाय बाय।